जो भी आपका ग्रेजुएशन लेवल में जो भी क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए सबसे पहले। तो ये आपका ग्रेजुएशन से शुरू हो जाता है ये आपकी तैयारी। सेल्फ एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट है सबसे पहले तो, कि मुझे क्या आता है, मुझे कौन से सब्जेक्ट्स टफ लगते हैं, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। एग्ज़ाम से पहले मैं एमसीक्यूज़ लगाने चालू कर देता था, फिर नो थ्योरी ओनली एमसीक्यूज़। अपने आप से ऑनेस्ट होना है सर, और कुछ नहीं मांगता है सर, पेपर क्लियर हो जाता है सर। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। आप सभी देख रहे हैं हमें और एक और नई शुरुआत आप सभी के सामने करने जा रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने एक शख्सियत के बारे में आपसे बात करी थी, संजय। तो आज भी हमारे सामने एक और शख्सियत बैठे हैं और वो उन्हीं के रूम पार्टनर हैं। क्या हो जब आप चार एक साथ पढ़ें और चारों के नेट जेआरएफ क्लियर हो जाए? क्या हो कि आपने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई हो कि मतलब आप लोग मिल के ऐसा काम कर रहे हैं कि भाई इतने घंटे पढ़ेंगे और इस वक्त सिर्फ पढ़ाई करेंगे। तो कैसी वो स्ट्रेटेजी थी, किस तरीके से वो फॉलो करते थे? सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक का एलएनआईपी का जो बिजी शेड्यूल है, इसमें कितने घंटे निकाल के और किस तरीके से जेआरएफ क्वालिफाई किया? तो वो सब मैं नहीं बताऊंगा, वो खुद आपके सामने जामयांग बैठे हुए हैं, दार्जिलिंग के हमारे दोस्त जामयांग, और एलएनआईपी में अभी मास्टर्स कर रहे हैं फिज़िकल एजुकेशन में। तो जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी जेआरएफ के साथ में। आइए बताइए सर, कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले सर अभी तो नॉर्मल लग रहा है सर। जब रिज़ल्ट आया था तब एक एक्साइटमेंट मतलब बढ़ गया था अचानक से। तो अभी थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मल हो रही है। अच्छा, तब ये बताइए कि आपने अपनी बैचलर्स और मास्टर्स कहाँ कहाँ से करी है? सर मैंने बैचलर्स मेरा बीएससी इन फिज़िकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन आईजीआई से किया है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, न्यू दिल्ली। और मैंने मेरा एमपीएड मैं अभी परस्यू कर रहा हूँ लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, ग्वालियर से। अच्छा, तो भाई आईजीआई को भी सैल्यूट जाता है एक मेरा। आईजीआई वाले ज़्यादा परेशान रहते हैं वैसे सर, हमारी वीडियो नहीं बनाते हो आप। आईजीआई के भी आ चुके हैं, आईजीआई और एलएनआईपी का कॉम्बिनेशन है। तो अब ये बताइए कि जब आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया तो सबसे पहले किसको फ़ोन किया और क्या क्या वो फीलिंग थी, घर वालों को क्या रिएक्शन थे? सर सबसे पहले तो मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, बिकॉज़ वही सबसे ज़्यादा पूछती रहती है कि पढ़ाई कैसा चल रहा है बेटा, क्या है, तैयारी हो रही है नहीं हो रही है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली वही है, तो मैंने उनको ही कॉल किया। फिर पापा को भी बात पता चला तो उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया, अच्छा लगा, दे वर प्राउड। तो अभी उन्हें पता है जेआरएफ क्या है क्या नहीं है? मैंने समझाया था। मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में जब मेरा नेट क्लियर हुआ था तो तब भी बहुत खुश थे, लेकिन उनको जेआरएफ का तब पता नहीं था। तो मैंने घर में समझाया कि पापा ये अब मैं जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे फिर से ये सेम एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो वो लोग भी शॉक हो गए कि सेम एग्ज़ाम क्यों दे रहा है ये लड़का दोबारा। तो मैंने समझाया कि सर पापा फेलोशिप मिलता है गवर्नमेंट से, तो उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ मैं। क्या बात है। तो मतलब हम ना स्पोर्ट्स वाले हैं तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि 90% लोग जो हम फिज़िकल एजुकेशन में कोर्स कर रहे हैं, हमारे घर वालों को कॉलेज का भी नहीं पता होगा कि कॉलेज कहाँ है और कैसा दिखता है। तो उनको जेआरएफ के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। एक्चुअली में जेआरएफ में आपको स्कॉलरशिप मिलती है मोर देन 40,000 पर मंथ, 5 साल तक सरकार आपको देती है अगर आप पीएचडी करते हैं अच्छे कोई से भी कॉलेज में। तो ये एक बात है। बाकी जेआरएफ के लिए हमारी दुनिया भर की वीडियोस अवेलेबल है, आप सर्च करके देख लेना कि जेआरएफ क्या है, यूजीसी नेट अड्डा डाल देना। तो आपने जेआरएफ तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अब ये बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी चाह है कि वो जेआरएफ क्वालिफाई करें। तो वो कौन से चरण थे जो आपने फॉलो किए, वो कौन से स्टेप्स थे जो आपने फॉलो किए जिससे कि ये बच्चे भी कुछ 4-5 स्टेप्स की आपने शुरुआत यहाँ से करी? पहले जाना एग्ज़ाम को, या फिर पहले हमने सिलेबस पढ़ा, या पहले थ्योरी पढ़ी, या पहले एमसीक्यूज़ लगाए, या पहले पीवाईक्यूज़ लगाए और मैं इतने घंटे पढ़ता था? तो वो एक बार बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर मुझे जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट लगती है वो है जो भी आपका ग्रेजुएशन लेवल में जो भी क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए सबसे पहले।
तो ये आपका ग्रेजुएशन से शुरू हो जाता है ये आपकी तैयारी, क्योंकि आपका फाउंडेशन तो वही चीज़ बनाती है। फिर आपका अगर स्ट्रेट टू द पॉइंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन का बात करें तो सर मेरे ख्याल से आपका सेल्फ एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट है सबसे पहले तो, कि मुझे क्या आता है, मुझे कौन से सब्जेक्ट्स टफ लगते हैं, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है सर, वो एनालिसिस ज़रूरी है सबसे पहले सर। फिर उसके बाद प्रिपरेशन के लिए आप एक शेड्यूल तो बना लेते हो लेकिन उसे फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। तो उस ऑनेस्टी सेल्फ मतलब कहते हैं खुद के अंदर इतना होना चाहिए जी दम। सर, हाँ, उस चीज मतलब को कंसिस्टेंट रखने के लिए कंसिस्टेंसी, वो यस सर, डेडिकेशन होना चाहिए ना। जी सर, हाँ, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी है सर। हाँ जी। और अगर ये ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप 2-3 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका भी ज़रूर रिजल्ट्स आएंगे। हाँ बिल्कुल, बेहतर बात बताई आपने। बाकी ये बताओ कि आप पहले थ्योरी पढ़ी थी आपने, या फिर पहले एमसीक्यू लगाए थे, या पहले पीवाईक्यू लगाए थे, तो किस तरीके से शुरुआत करी? सर मैं हर अटेम्प्ट से मान लीजिए हर अटेम्प्ट से पहले मैं पहले थ्योरी से स्टार्ट करता था, तो और फिर आखिर के लास्ट 2 वीक्स एग्ज़ाम से पहले मैं एमसीक्यूज़ लगाने चालू कर देता था। फिर नो थ्योरी, ओनली एमसीक्यूज़, क्वेश्चंस। क्या बात है। तो लेकिन वो जो क्वेश्चंस पे खाली जो हमारी वीडियोस पे रिलाई करते हैं कि मोनू सर की वीडियोस आ गई, देख लो भाई देख लो, फटाफट से क्वेश्चन देख लिए, तो उनका थ्योरी यानी कि उनका बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तब उनको वो क्वेश्चन भी समझ में आएंगे और वो रिलेट भी कर पाएंगे। जैसे कि हमारी अभी बहुत सारी सीरीज़ चलती रहती हैं, तो वो किसी भी सीरीज़ में घुस के बच्चे, तो उसमें इतने बच्चे आते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनके सबके रिजल्ट नहीं आते। वो इसीलिए नहीं आते क्योंकि उनका बेस मजबूत नहीं है। तो आपका बेस मजबूत किया आपने, पहले थ्योरी पढ़ी, उसके बाद में आप लास्ट के टाइम में क्वेश्चन। और जो ये आप फुटबॉल से हैं? जी सर। हाँ, तो फुटबॉल की अच्छा टीम में नहीं गए इस बार? नहीं सर, इस बार टीम में नहीं गया मैं। टीम में नहीं जाने का इनको जेआरएफ मिला है अवार्ड तो अब ये सर हाँ, ट्रेनिंग कैंप किया था, सेलेक्ट नहीं हुआ, अच्छा सेलेक्ट नहीं फेल हुआ, मतलब कहीं फेल हुआ तो ये इधर। फेल नहीं होता एक्चुअली में। क्या होता है कि जीवन में या तो आप सीखते हैं या जीतते हैं, बस जी वही सर। चीज़ है। खिलाड़ियों के जीवन में फेल यस तो सर। है ही नहीं। तो आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, ये लाइफ टाइम का टैग है। आप ऑल इंडिया खेल लेते, वो भी लाइफ टाइम का टैग था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जेआरएफ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा साबित होता है, यूँ कह सकते हैं, क्योंकि उसमें स्कॉलरशिप भी है और फिर आप आगे परस्यू करेंगे पीएचडी, तो उसके लिए सरकार भी आपको मदद कर रही है। अब ये बताइए कि आपने जो ये इतना बिजी शेड्यूल था, तो उसको कैसे फॉलो किया? जैसे आपके रूम पार्टनर ने तो वो फॉलो किया, तो आपने रूम पार्टनर से छुप के जो पढ़ाई करी, उसका सीक्रेट? सर मैं तो बल्कि रूम में सबसे लेज़ी तो मैं था सर। अच्छा सर लेट उठता था, अच्छा। ब्रेकफास्ट, फिर क्लासेस, हम्म, फिर उसके बाद सर ये है कि सर दिन में 2 घंटा क्वालिटी स्टडी करता था अपना। बाकी सर अगर कंपेयर करें तो सर मैं थोड़ा कम ही पढ़ता था, लेज़ी था थोड़ा सर। अच्छा लेज़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि समटाइम्स लेज़ी होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, सेहत के लिए भी ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा लेज़ी हो जाएगा तो दिक्कत है। फुटबॉलर्स वैसे होते नहीं इतना लेज़ी और बाकी फिर कैसा लग रहा है आपके टीचर्स को, कैसा लग रहा है? आपने बताई होगी अपने डिपार्टमेंट में, कौन से डिपार्टमेंट में है? सर मेरा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है। हाँ, तो फिर आपने एचओडी साहब को बताई होगी बात, तो फिर किस तरीके से उनके रिएक्शन थे? या फिर क्लासरूम में, और बाकी आपके रूममेट को तो पता ही था, आपके बैचमेट्स के क्या क्या रिएक्शन थे, किस तरीके से उन्होंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया और बाकी सारी चीज़ें? शुरू करना चाहूँगा बैचमेट्स से। हाँ, बैचमेट्स तो एकदम खुश, ढोल बजा रहे थे रूम के सामने, शोर, और रूममेट का भी AIR1 था, तो खुशी का माहौल था सर उस दिन, उस रात को हॉस्टल में, क्योंकि संजय का भी रैंक 1 था, मेरा भी JRF हुआ, तो बाकी लोग का भी हुआ नेट, तो ओवरऑल माहौल खिला सा था। तो अभी जो बच्चे जिन लोगों को अभी जो अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो भी यूँ कह रहे हैं कि हम भी आपकी तरह आलसी हैं, तो कोई यूँ मत सोचना आलसी,
कोई 2 घंटे पढ़ के भी कर लेता है और कोई 10 घंटे पढ़ के भी नहीं कर पाता है। उसका कारण ये है कि उसकी 2 घंटे की फोकस कंसिस्टेंसी उसकी इतनी तगड़ी होती है, क्या पता, और उसका बेस क्या पता उसने बीएससी में या बीपीएड में क्या पढ़ा हो, या फिर उसका बैकग्राउंड क्या रहा हो, उसके माँ बाप कैसे हों, या फिर क्या पता उसके घर में टीचर हो, या फिर बचपन से उसको बहुत ज़्यादा एजुकेशन में भी सपोर्ट मिला हो। तो कुछ भी हो सकता है। आप ये मत सोचो कि ये तो मेरा बैचमेट है यार, इसने ये वाला एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर लिया हो, क्या पता उसकी तैयारी कब से चल रही हो। तो आपको कंपेयर नहीं करना है। तो आप ये बताओ कि उन बच्चों को लिए क्या कहना चाहोगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स में तैयारी करना चाहते हैं, अभी जून अटेम्प्ट देंगे, तो वो अभी से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टारगेट सेट कीजिए जो भी है, और उससे डिविएट ज़्यादा मत होइए। मतलब इधर उधर अगर हो भी रही है तो अपने आप को वापस लाइए, नहीं अपने आप को रिमाइंड कीजिए आपका गोल्स क्या है, फिर कंसिस्टेंसी करना, अपने आप से ऑनेस्ट होना है सर, और कुछ नहीं मांगता है सर, पेपर क्लियर हो जाता है सर। सबसे मेन चीज़ यही कही है। क्या इंसान पता है क्या, शेड्यूल तो बना लेगा 8 घंटे का 10 घंटे का, खुद से ईमानदार नहीं है। उसको खुद को पता होना चाहिए कि भाई वो क्या कर रहा है, क्या ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, अभी मैं मान लो कील के ऊपर पैर रख रहा हूँ, तो मुझे पता है भाई ये पैर रखूँगा तो मेरा पैर जो है उसमें इंजरी होएगी, किसी भी तरीके से बच नहीं सकता मैं। तो आपको आपके हर कदम का पता है, लेकिन आप ये देखो कि वो कदम आपके लिए ठीक है कि नहीं है। जब कदम रखने जाओ पहले अपने आप से पूछ लो क्या ये मेरे लिए सही है। शाम को आप पढ़ने बैठ रहे 6 बजे, आपके दोस्त का फ़ोन आ गया, भाई चल रहा है बाहर घूमने, चाय पीने चल रहे हैं एक बार। आपने कहा कि चलते हैं, तो उस समय पे एक बार रुको कि अगर मैं गया अपने दोस्त के साथ तो 2 घंटे 3 घंटे मेरे बर्बाद हैं, और आके मुझे रिग्रेट होगा। आके मैं क्या सोचूंगा, यार नहीं जाता तो सही रहता, 2 घंटे पढ़ लेता यार। तो वो कदम आपको पता होना चाहिए। लाइफ में ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, इससे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है। जैसे कि मान लो कहीं पार्टी हो रही है, अब वो पार्टी कैसी कैसी प्रकार की हो सकती है, तो तुम ये देखो कि क्या उस पार्टी में तुम्हारा जाना रेलिवेंट है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो अपने आप से सोचो कि ये जाऊंगा तो ये इसके प्रोज कौन सी और आपके कौन से हैं, और ये जाऊंगा नहीं जाऊंगा तो ये है, मुझे ये मिलेगा। तो आप पढ़ाई को भी देखो इसी तरीके से। आप अगर पढ़ोगे और एक लाइन में चलोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, जैसे इन्होंने बताया। तो आपके कदम जो हैं वो किधर जा रहे हैं वही आपकी डेस्टिनी तय करते हैं। जैसे ग्वालियर से आपने डेफिनेटली दिल्ली की तरफ ट्रेन पकड़ी होगी। जी सर, है ना। अभी ग्वालियर से अगर गोवा की तरफ पकड़ लेते तो गोवा पहुंच जाते हैं, गोवा पहुंच जाते ना। गोवा डेफिनेटली, सही ट्रेन पकड़ो, अपना रास्ता ट्रैक पे रहो। तो बस यही चीज़ है, और तो क्या ही है। बाकी और कुछ शब्द कहना चाहेंगे आप अपने बारे में, LNIP के बारे में, माता पिता के बारे में, या फिर बच्चों के बारे में? भी बस मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ दिल से, स्टार्टिंग फ्रॉम माय पेरेंट्स, सबसे पहले पेरेंट्स को, फिर इंस्टीट्यूट को, फिर सर आपको भी। अरे सर क्योंकि सर जो मैंने पहला 2 अटेम्प्ट्स में नेट हुआ था मेरा, और जो फाइनल जो JRF नहीं हो रहा था, वो JRF का गेट नहीं खुल रहा था ना, जो सर आपकी वीडियोज़ ने बहुत हेल्प किया सर उसके लिए सर। इसलिए आपका वीडियोज़ एक चाबी की तरह था। मेरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आपका वो जो वीडियोज़ और लेक्चर्स जो थे सर, वो चाबी फाइनल की था सर JRF का दरवाज़ा का। बोल सकते हो वो आपकी मेहनत है भाई। आप अपनी मेहनत का श्रेय आप अपने को दें, और इन्होंने अपनी मेहनत करी, इनका कोर बहुत मजबूत था, अच्छा इन्होंने बेसिक्स बहुत अच्छे थे, तब जाके यूँ कह सकते हैं वीडियोज़ हेल्प करती हैं। अदरवाइज़ वीडियोज़ हेल्प नहीं करेंगी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो आप बेसिक्स से शुरू करना चाहते हैं तो हमारे साथ में भी जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएंगे। अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं हमसे तो कर सकते हैं। आप मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जुड़ गए, पेड बैचेस ले लिए, बाकी सारी चीज़ें कर ली तो आपका नेट JRF हो जाएगा। इस चीज़ की गारंटी श्योरिटी कुछ भी नहीं लेते हम। वो सीधा इसीलिए क्योंकि आप ही मेहनत नहीं करेंगे। तो ऐसे तो हज़ारों बच्चे बैच परचेज़ करते हैं, सबका हो जाना चाहिए। वो बस परचेज़ कर लेते हैं, उसके बाद में उन्हें भी नहीं पता अड्डा की ऐप कहाँ पड़ी है इंस्टॉल। तो आपको अपने आप को देखना है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। हर दिन आपका शेड्यूल होना चाहिए, तब जाके आप यूँ कह सकते हैं कि सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच जामयांग, इतना बेहतरीन इंटरव्यू देने के लिए। और अब हम मिलेंगे हमारे दूसरे साथी से किसी से, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे इसी चैनल पे। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगे तो। बाय बाय, टेक केयर।